नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी जंग थमने के बाद भी ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की। साथ ही बात होगी सिंधु जल समझौते को लेकर भारत के पाकिस्तान को करारे जवाब की। करेंगे इन अहम विषयों पर चर्चा अपने खास मेहमान के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका और ईरान के अलग अलग दावों ने उलझाई समझौते की गुत्थी। ईरान ने एमओयू को बताया अमेरिका की हार, कहा अपनी शर्तों पर की डील। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ईरान झुकने को तैयार। ईरानी परमाणु ठिकानों के निरीक्षण पर विरोधाभासी बयानों के बीच आईएईए का बड़ा ऐलान। प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा परमाणु केंद्रों को होकर रहेगा निरीक्षण। ईरान ने कहा कि अंतिम समझौते के बाद ही जांच संभव। बलूच एकता समिति की प्रमुख महरंग बलूच की सजा के विरोध में भड़का जनाक्रोश। समूचा बलूचिस्तान बंद, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। सोमवार सुनाई गई थी उम्र कैद की सजा। फ्रांस में दर्ज हुआ इबोला का पहला मामला। डीआर कॉन्गो से लौटा था मरीज, जहां गंभीर होता जा रहा है बीमारी का प्रकोप। अब 277 लोगों की मौत, 1094 संक्रमितों की पुष्टि। भीषण हीट वेव की चपेट में यूरोप के अधिकतर देश। फ्रांस, स्पेन, इटली और ब्रिटेन समेत 14 देशों में रेड अलर्ट जारी। फ्रांस में गर्मी के कारण 58 लोगों की मौत। और आइए अब शुरुआत करते हैं। जंग फिलहाल थम गई है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। समझौते को दोनों देश अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। वहीं जबकि हॉर्मुज पर नियंत्रण, परमाणु ठिकानों की आईएईए निगरानी और प्रतिबंधों में राहत जैसे अहम मुद्दों पर दावे एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ये एमओयू स्थायी शांति की शुरुआत है या फिर किसी नए टकराव से पहले की अस्थायी खामोशी। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट पर। ईरान के साथ हुए समझौते के बाद जंग तो पहले ही रुक चुकी थी, लेकिन अब अमेरिकी संसद ने भी इसकी वकालत करते हुए तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का हुक्म सुना दिया है। अमेरिकी उच्च सदन सीनेट ने 48 के मुकाबले 50 वोटों से इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले निचले सदन प्रतिनिधि सभा से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने वार पावर्स एक्ट से जुड़े मतदान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद समर्थक देश को ये संदेश गया कि अमेरिका उनकी नीति से सहमत नहीं है और उन्हें कार्रवाई रोकनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान इस समय कमजोर स्थिति में है और समझौते के लिए लगभग हर शर्त मानने को तैयार है। सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ही नहीं, ईरान भी हालिया समझौते को अपनी बड़ी जीत बता रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि एमओयू आखिरकार अमेरिका की हार का ऐलान बन गया। उन्होंने कहा कि ये एमओयू किसी दबाव या मजबूरी का नतीजा नहीं था, बल्कि ईरान के प्रतिरोध और ताकत का परिणाम था। समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंधों में 60 दिनों की अस्थायी छूट दी है। हॉर्मुज में समुद्री व्यापार सुरक्षित रहे और किसी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए संचार तंत्र भी स्थापित किया गया है। लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर कई बड़े विरोधाभास सामने आ रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज युद्ध पूर्व स्थिति में वापस नहीं लौटाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ईरान इसको संचालित करेगा। लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया है कि इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से ईरान को टोल वसूलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान के परमाणु ठिकानों के निरीक्षण को लेकर तेहरान का दावा अमेरिका से बिल्कुल उलट है। ईरान कह रहा है कि फिलहाल उसके परमाणु ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बहाल करने की कोई योजना नहीं है। तेहरान का कहना है कि स्विट्जरलैंड वार्ता के दौरान उसने आईएईए निरीक्षकों की वापसी को लेकर कोई गारंटी नहीं दी। ईरान का दावा है कि इस संबंध में न तो आईएईए के साथ कोई बैठक हुई और न ही कोई समझौता हुआ। जबकि आईएईए प्रमुख राफेल ग्रॉसी कह रहे हैं कि एजेंसी के इंस्पेक्टर ईरान के परमाणु ठिकानों का दौरा करेंगे। एक साक्षात्कार में ग्रॉसी ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए एमओयू में साफ लिखा है कि परमाणु सामग्री और उससे जुड़ी गतिविधियों की निगरानी आईएईए करेगा। इन मतभेदों के बीच पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता
अगले हफ्ते फिर शुरू हो सकती है। इसके अलावा जब्त 12 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति को लेकर भी अलग अलग बयान आ रहे हैं। ईरान का कहना है कि धनराशि जारी की जाएगी, जबकि अमेरिका इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसे में ये बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या ये बातचीत एक स्थायी शांति समझौते की तरफ बढ़ेगी या फिर विरोधाभासी दावे और परमाणु विवाद इसे फिर किसी बड़े टकराव की ओर ले जाएंगे। और आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। सर बहुत स्वागत आपका सुशील जी। और उसी के साथ सवाल तो कई हैं, लेकिन एक सवाल जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप थोड़ा रोशनी डालें, क्योंकि अमेरिका और ईरान अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन असल में अगर हम देखें तो डील को लेकर आखिर हार फिर हुई किसकी है? बात यह है गौरव जी कि ये कोशिश दोनों तरफ से बराबर यही थी कि जो भी टर्म्स तय हों और इस तरह से तय हों कि वो दोनों अपने आप को कह सकें कि हमारी जीत। लेकिन अगर इसमें देखा जाए, अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो जिस तरह से ईरान ने अपनी कंडीशंस लगाई थी, शर्तें लगाई थी, वो काफी हद तक उनको उसमें बहुत हद तक उनको जो है सक्सेस मिली है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मेन डिमांड थी वो अभी डिस्कशन के अंदर चल रही है, जैसा कि अभी आपने स्टेटमेंट्स के बारे में भी दिया प्रेसिडेंट ट्रंप की, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े दावे किए हैं, लेकिन ईरान ने उस पर कहा है कि नहीं, हमने इसमें से कोई बातचीत नहीं की है। बात यह है कि अभी जो डिस्कशन अभी जैसे अभी बताया जा रहा है कि टेक्निकल टीम बनाई गई है, जो कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि क्लोज हो गया चैप्टर, वो एक्चुअली शुरू हुआ है। अभी डिस्कशन उसमें शुरू होना है कि किस तरह से आईएईए की इंस्पेक्शन होंगी, ईरान क्या क्या मानेगा उसमें और उसकी तकदीर बनाई जाएगी, उसके बारे में बातचीत होनी है, जिसके टेक्निकल लेवल जिसको डिस्कशन बोला जा रहा है। और उम्मीद है कि अगले हफ्ते उसकी बातचीत शुरुआत होगी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से बात कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि सब कुछ तय हो चुका, तो वो जो है उसमें बहुत अंतर आ गया है। और जिस तरह की प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी भी दी थी उनको, ईरान को, तो उनको नागवार गुजरी और उन्होंने धमकी दे दी कि हम बाहर जा रहे हैं, मीडिएटर बीच में आए। लेकिन बात यह है कि दोनों तरफ से मेरा अपना विचार यह है कि दोनों ही युद्ध नहीं चाह रहे, दोनों ही चाहते हैं कि अपनी शर्तों पे उनकी ये समझौते जो फाइनल एग्रीमेंट हो वो उनकी शर्तों पर हो। और ये जो चल रहा है, ये दोनों तरफ से एक रस्साकशी चल रही है कि कोर्सिव डिप्लोमेसी जिसको बोला जाता है, कि धमकी देकर के काम निकालने की कोशिश, उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश जो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, ताकि ईरान उनकी बात मान ले। और ईरान दूसरी तरफ से पूरी तरह से डिनाई कर रहा है, क्योंकि जो भी बातचीत हो रही है वो कॉन्फिडेंशियली हो रही है, क्योंकि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो इसलिए वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ईरान नहीं दिखाना चाहता है कि हमने क्या तैयारी किया, क्या एग्री किया, क्योंकि वहां भी समस्याएं हैं। तो अभी जो है मामला अभी जो लग रहा है मुझे, अभी बातचीत का रास्ता निकला हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा वो पता लगेगा आगे जाकर के। अभी से हमें ये कहना कि जो है कंप्लीट हो गई है या ए जीत गया या बी जीत गया, वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी सीक्वेंसिंग जैसा कि आपने बताया अभी कि जो उनकी फ्रोजन असेट्स हैं ईरान की, उसके बारे में भी अभी कोई क्लियर कट बात नहीं है कि किस तरह से उनको रिलीज किया जा रहा है। अमेरिका मान गया कि हम रिलीज करेंगे, जो 14 पॉइंट है उसमें उन्होंने सैंक्शन, कंप्लीट सैंक्शन रिमूव करने की भी बात की है, अनकंडीशनली उसमें बोला है कि हम कुछ रिमूव कर दी जाएंगी। लेकिन अब कह रहे हैं कि वो सीक्वेंसिंग हम करेंगे। तो ये सब में क्या हो रहा है कि जो बातचीत, एक इंटरिम एग्रीमेंट हो गया, लेकिन अब उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है दोनों साइड के द्वारा, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस और दुनिया को दिखा सके कि भाई हम जीते। लेकिन अभी उसमें कोई समझौता कहीं हुआ ही नहीं है। लेकिन यह है कि दोनों साइड बातचीत करना चाह रही है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और सीनेट का जो एंगल निकल कर आया है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ट्रुथ पर अपनी बात रखी है, वो आपको क्या लगता है कि जो अंदर खाने में राजनीतिक हलचल जो तेज होती हुई नजर आ रही है अमेरिका में, क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है, ये तमाम जो समीकरण चल रहे हैं उसमें? देखिए, बात यह है कि प्रेशर तो है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, क्योंकि सेनेट में बहुत दिन से कोशिश करी जा रही थी डेमोक्रेट के द्वारा कि एक रेजोल्यूशन पास हो, ताकि जिसमें वो कहें कि जो है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये वार बंद करनी पड़ेगी और नहीं तो कांग्रेस के पास आना का अप्रूवल लेना चाहिए। वो 60 डेज वाला जो प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ कोर्स कहने के तो अप्रैल में ही बंद हो गई और हमारी कोई लड़ाई चल ही नहीं रही। तो लेकिन इस रेजोल्यूशन के पास होने से उनके ऊपर
कानूनी नहीं तो कम से कम मॉरल प्रेशर बहुत आ गया है कि जो कांग्रेस है वहां भी पास हो चुका है रेजोल्यूशन, लेकिन सेम नहीं हुआ है, सेम अलग अलग कॉन्करेंट किया गया है, जिसको बोलते हैं कि सेम रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ दोनों में, तो इसलिए कहा जा रहा है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। लेकिन ये मॉरली तो बहुत ज्यादा बाइंडिंग है कि कांग्रेस की जो उनकी सेनेट और कांग्रेस की जो इच्छा है वो जाहिर हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप को बता दिया गया है कि वो लोग जो है इससे खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए, और प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर इसका माने या ना माने वो प्रेशर तो है उनके ऊपर डोमेस्टिकली, क्योंकि उनका जो सपोर्ट बेस है वो भी उनके साथ खुश नहीं है। रिपब्लिकन भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो वहां पर कार्रवाई करी जा रही है या जो भी तेल कीमतें बढ़ रही हैं तेल वगैरह की, तो उससे वहां रिपब्लिकन पार्टी के जो उनके बहुत नुमाइंदे हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, वो भी खुश नहीं है। तो प्रेशर तो है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अपने तरीके से काम करते हैं, वो कभी मानते नहीं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर, ये वो उनका तरीका है। देखिए, हॉर्मुज पर और जो मौजूदा स्थिति है उस पर तो सबकी नजरें निगाहें लगातार बनी हुई है। ऐसे में एक शांति का रास्ता निकलने से कुछ ना कुछ जो लाभ है वो तमाम देशों को मिलता हुआ नजर आएगा, तमाम लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो वहां पर भी जो टोल लगाने की बात जो निकलकर सामने आ रही है, उसका एंगल क्या कहता है? क्या ये भी एंगल दोनों साथ में मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे या इसमें भी एक बड़ा मतभेद देखने को मिल सकता है? देखिए, बात ये इसमें भी कॉम्प्लिकेशन है। इसमें ईरान कह रहा है कि हम टोल लगाएंगे या हम सिक्योरिटी फीस लेंगे, नेविगेशन की फीस के नाम से उन्होंने एक अथॉरिटी भी बना दी। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम ओमान के साथ, क्योंकि दोनों के टेरिटोरियल वाटर आते हैं, तो जब ओमान के साथ में जब तक उनके बारे में बातचीत भी अभी कहीं अखबारों में था कि कुछ बातचीत भी हो रही है, लेकिन ओमान की तरफ से स्टेटमेंट ये आ रहा है कि वो कोई टोल नहीं चार्ज करना चाहते हैं। तो इससे ईरान का जो इरादा है वो कमजोर पड़ गया है, और उनके ईरान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी आएगा कि भाई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। चीन और जो बाकी उनके जो मित्र देश हैं वो भी उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, क्योंकि उसकी समझ अगर इस तरह का कुछ होता है तो और जो स्टेट्स हैं वहां भी समस्या खड़ी होगी, वहां भी देश क्लेम कर सकते हैं कि भाई हम इस पर टोल लगाएंगे, तो एक इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें अभी जो है ये कहना कि ईरान की बात मान ली गई है या ईरान कर लेगा ऐसा, वो अभी मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी कहना किसी के लिए। लेकिन ईरान की कोशिश है कि उनका कोई ना कोई, मेरे ख्याल से उनका इरादा ये है कि उनकी कोई ना कोई कंट्रोल रहे, जैसे सुएज कैनाल में है, इस तरह का कोई कंट्रोल उनके पास आ जाए, वो आधिकारिक तौर पे, ये कोशिश उनकी रहेगी मेरे विचार से। लेकिन इसमें कितने वो सक्सेसफुल होते हैं वो देखा जाएगा आगे, तो बातचीत निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसकी तस्वीर और साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर किस तरह की जो दिशा और दशा है वो यहां से निकलती हुई नजर आएगी, और क्या ये जो हल है वो स्थायी है या अभी भी अस्थायी बना हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ सुशील जी, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया, टेस्ट ऑफ इंडिया, टेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। सिंधु जल समझौता निलंबित होने के बाद पाकिस्तान कभी अपील कर रहा है तो कभी धमकी भी दे रहा है। भारत का साफ संदेश है कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा, पानी पर पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं होगी। क्या है वहां की ताजा स्थिति और क्या है इस पर अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली करारी हार और आतंकवाद पर भारत के जीरो टॉलरेंस की रणनीति से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, और इसके साथ ही भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। एक साल बीत जाने के बाद इससे पड़ने वाली मार से पाकिस्तान अब तक रो रहा है।
कभी अपने लोगों के सामने तो कभी संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान सिंधु जल समझौते को दोबारा लागू करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल बीते एक महीने से पाकिस्तान सिंधु जल समझौते का कई बार जिक्र कर चुका है। इसके बाद पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो गीदड़ भभकी पर उतर आए हैं। ख्वाजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि पानी पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। अगर भारत धारा रोकने की कोशिश करेगा तो हम युद्ध से नहीं हिचकेंगे। इस पर भारत ने करारा जवाब देते हुए इसे एक सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की हताशा भरी कोशिशें हैं। हम इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह से और पूरी सख्ती से खारिज करते हैं। The Pakistani Defense Minister. We have seen some reports on the matter. Such remarks are desperate attempts by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. We categorically reject these fabricated claims. पाकिस्तान की ये छटपटाहट भारत से मिले तगड़े झटके के बाद देखने को मिली है। भारत का ये रुख साफ है कि ये संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को पूरी तरह से बंद नहीं कर देता। वहीं हाल ही में भारत के जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के एक बयान ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार ये सुनिश्चित करने पर काम कर रही है कि पाकिस्तान को जाने वाला सिंधु का पानी रुक जाए और आने वाले सालों में पाकिस्तान को पानी की एक भी बूंद न मिले। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी की नदियों के पानी का बंटवारा होता है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने तत्काल प्रभाव से इसे निलंबित कर दिया। भारत के इस कदम से पाकिस्तान सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। यहाँ पानी को लेकर तराहीमाम मचा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे गंभीर पानी के संकट से जूझ रहा है। ये संकट सिंध और बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में खेती, लोगों की आजीविका और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन गया है। पाकिस्तान भारत की वाटर स्ट्राइक से करा रहा है, लेकिन अपनी आतंकवाद की नीति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सुशील कुमार सिंघल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, रुख आप ही का कर रहा हूं। और जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान की जो नीयत है और जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद क्या भारत की ये वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान को लगातार जो हम देख रहे हैं वो और ज्यादा परेशान करने के लिए बहुत कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है? गौरव जी, बात यह है कि पाकिस्तान कि जो हालात हैं, एक तो उनके अपने आप उनके खुद क्रिएशन किए हुए हैं, उनका अपना जो उनकी काम किए हैं उन्होंने पिछले 70-75 सालों में, उसका ये नतीजा वो भुगत रहे हैं। आतंकवाद के अलावा इन्होंने कोई अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कुछ नहीं किया। जहां इवन पानी की जो नॉर्मली देश जो है महीनों के लिए पानी इकट्ठा करते हैं, उनके पास वो उन्होंने स्टोरेज अपनी कैपेसिटी कुछ हफ्तों की बनाई थी। तो ये जो समस्या उनको खड़ी हो रही है, ये अपने आप उनकी की हुई है, क्योंकि वो हमेशा भारत के ऊपर डिपेंड रहते थे कि भारत पानी का इस्तेमाल नहीं करता है और उस पानी को हम अपने जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहें उस तरीके से करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो है करीब 90% जो रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर, वो जो है सिंधु नदी के पानी के ऊपर निर्भर है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बनाई। और जो बलूचिस्तान जैसे प्रांत है, सिंध जैसे प्रांत, जिनको जो हिस्सा मिलना चाहिए था पानी का, वो उनको मिलता नहीं है, क्योंकि वो सारा पानी जो है पंजाब को देते। तो अब जब ये सब समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि भारत उनके साथ में अब कोई डेटा शेयर नहीं करता है कि किस तरह से पानी कब छोड़ा जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि 90% जो खेती है वहां की, वो सिंधु के पानी के ऊपर निर्भर करती है। तो अब जो समस्या उनको खड़ी हो रही है वो ये हो रही है कि उस पानी को जो है उनको, क्योंकि पता नहीं लगता है पानी कहां से आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, पंजाब को बस पानी देने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में कुछ ना प्रॉब्लम हो। लेकिन जो दूसरे जो प्रांत हैं सिंध और बलूचिस्तान, वहां बिल्कुल पानी नहीं है। तो वहां खरीफ की, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया कि खरीफ की रिपोर्ट जो फसल है वो उसमें उनको उगाने में, उनको बुआई करने में मुश्किल हुई है। और अब ये मामला जो है खाली भारत का नहीं, उनका अपना इंटरनल अपना मामला बन गया है, क्योंकि बलूचिस्तान
और सिंध प्रोविंस कह रहे हैं कि भाई हमें जो पानी मिलना चाहिए वो तो दो हमें, जो हमारा अधिकार है, लेकिन वो सब पंजाब को पानी जा रहा है। तो इससे वहां पे इंटरनली बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। जैसा और कारण मेन जो है, क्योंकि उन्होंने कभी जो है अपना पानी की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, क्योंकि वो पैसा वो गलत कामों पर इस्तेमाल कर रहे थे, जेब जो भी करते थे वो लोग, हम सभी को मालूम है, उसके बारे में बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कोई, उनके जो हुक्मरान थे उन्होंने कभी इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि भाई पानी की जो हमारे को इतनी किल्लत होती है तो उसके लिए हम स्टोरेज की कैपेसिटी बनाए, जो पानी वेस्ट जा रहा है वो उन्होंने नहीं बनाई। तो अब उनको जो है वो समस्या उनके लिए खड़ी हो रही है। तो ये भारत को ब्लेम करना है कि भारत की वजह से हो रही है, मेरे ख्याल से उनको अपने अंदर देखना चाहिए, जैसा रंधी ने बोला कि जो है भाई आतंकवाद के खिलाफ तो हमने देखा है कि भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और इसको लेकर वर्ल्ड फोरम पर बड़े पैमाने पर आतंकवाद को लेकर बड़ी आवाज उठाई गई थी। उसके बाद पाकिस्तान को भी लताड़ा गया था, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान उस पर कोई बड़ा स्टेप उठाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर भारत इस तरह के कदम उठाता है या इस तरह की स्थितियां पैदा करता है, तो आपको क्या लगता है कि यह कितनी बड़ी रणनीतिक जीत एक भारत की होती हुई नजर आएगी, कूटनीतिक जीत होती हुई नजर आएगी, जब इस तरह के बड़े कदम भारत द्वारा उठाए जाते हैं? देखिए, भारत ये जो अब जब स्टेटमेंट, जैसे अपने आप ही के डिफेंस मिनिस्टर जो कि बहुत बोलते बहुत ज्यादा है, तो ख्वाजा आसिफ, जब वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके जो दूसरे लीडर हैं, इवन अपोजिशन के लीडर स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उस क्लियरली वो साफ साफ दिख रहा है कि भारत ने जो ये कदम उठाया है, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी, उससे उनको बहुत तकलीफ हुई है और उनको समस्या खड़ी हो रही है। लेकिन वो अपनी जो आतंकवाद की जो पॉलिसी है उसको भी अभी भी विचार करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने खुद अपने मतलब हमसे क्या करेंगे, वो तो अपने जो देशवासी हैं बलूचिस्तान वगैरह में, खैर पख्तून में, वहां अपनी आर्मी से जिस तरह के वो हेलीकॉप्टर अटैक करा रहे हैं, उनकी जो जेन्युइन डिमांड है उनको बात भी नहीं करना चाहते हैं। अभी भी वहां पीछे लड़ाई हुई है आपस में, तो वो जो है अपनी पॉलिसी को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, जिसके बावजूद उनको दिख रहा है कि बहुत नुकसान हो रहा है, उनको खुद को नुकसान हो रहा है, उनकी जनता को, आम आदमी को नुकसान हो रहा है। लेकिन वह हुक्मरान, क्योंकि उनके अपने जो है इंटरेस्ट हैं, वो अपनी कुर्सी मजबूत रखना चाहते हैं, तो उसलिए वो कोई अपनी पॉलिसीज को कोई बदलाव करने की इस वक्त कोशिश नहीं कर रहे हैं, केवल भारत को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर जिस तरह की बातें पाकिस्तान के द्वारा उठाई जा रही हैं, वो सवालिया निशान भी खड़े करती हैं, क्योंकि लगातार ये कहा गया है कि आतंकवाद को साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पूरी दुनिया देखती हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि अभी जो मौजूदा हालात हैं, ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति अभी क्या कहती है और आने वाला समय पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किलों भरा होने वाला है? देखिए, आने वाला, देखिए अभी क्या है कि अभी अगर हम के आर्थिक हालात की बात करें तो वहां अभी भी बहुत बुरी हालत है। आज जो IMF है, IMF के लोन के बदले वो रह रहे हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन भी लगा रखी है, और अभी जो नेक्स्ट ट्रेंच है वो शायद उस पर रोक लगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जो रिफॉर्म करने के लिए बोला गया था उन्होंने करानी है। उनको कहा था कि डिफेंस में खर्चा कम करें, वो नहीं किया है उन्होंने। जो टैक्सेस वगैरह लगाने थे, उनको ठीक करना था, वो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो IMF ने अब रिव्यू करने की कोशिश कर रहा है, रिव्यू कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की अभी भी बहुत हालत खराब है, और जब से ये ईरान की वार हुई है तब से तो इनको वहां तेल मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो खरीद ही नहीं पाए, ना उनके पास रिजर्व है, ना वो उन्होंने स्टॉक किया है, और ना ही उनको तेल मिल रहा है। तो वहां पे ना कीमतें तो बढ़ी रही हैं, कीमतों के साथ साथ उनकी अवेलेबिलिटी भी नहीं हो पा रही है। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत खराब चल रही है। लेकिन वहां क्योंकि जिस तरह का वहां हुक्मरान है, वहां के जैसा कि वो कहते हैं हमारी हाइब्रिड सरकार है, जबकि अभी सुना नहीं, मैंने पहली बार सुनता हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की वहां पे जो है मिलिट्री और जो है जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनकी हाइब्रिड सरकार है, जिसमें जो मिलिट्री पूरी तरह से उनके ऊपर हावी है, और वो खुद मान रहे हैं वहां पे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बात कि वो खुद कहते हैं कि जी हम उनसे जो भी काम करते हैं उनसे पूछ करके करते हैं। उनके इंटरेस्ट अपने अलग है, क्योंकि वो केवल अपना पैसे को देखते हैं कि किस तरह से वो करा जाए और किस तरह से ज्यादा से ज्यादा अपना डिफेंस के ऊपर खर्चा किया जाए। तो कंडीशन उनके यहाँ खराब है। जब तक वो अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे, जो लोगों की डिमांड है उसको पूरा नहीं करेंगे, उनके लिए समस्या बढ़ती जाएगी, और दुनिया को उनका जो है जो असली चेहरा है वो कंप्लीटली दिख रहा है और दिख गया है। इसीलिए इवन अमेरिका में इतनी बड़ी डिमांड की जा रही है कि भाई ये जो आप किससे बात कर रहे हैं, ये तो इन्होंने किसको रखा था आपको मालूम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी। समय हमारे पास बहुत सीमित है, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो अहम विषय हैं उन पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ फिलहाल खबर दुनिया की में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो आप इन खबरों को देखिए, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
कैलिफोर्निया के एक फेडरल जज ने ट्रंप प्रशासन की उन देशव्यापी नीतियों को रद्द कर दिया है जिनके तहत इमिग्रेशन कोर्ट में गिरफ्तारियों को बढ़ाया गया था। अमेरिकी जिला न्यायाधीश पी केसी पिट्स ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट और एक अन्य संघीय एजेंसी की इन नीतियों को मनमानी और अनुचित ठहराया है। अदालत ने आईसीई की उन दिशा निर्देशों को रद्द कर दिया जिनमें इमिग्रेशन अदालतों में गिरफ्तारी पर पहले से लागू प्रतिबंधों को हटा दिया गया था और हिरासत में लिए गए लोगों को शॉर्ट टर्म सुविधाओं में 72 घंटे तक रखने की इजाजत दी गई थी। अमेरिका ने क्यूबा पर प्रतिबंध बढ़ाते हुए 5 संस्थाओं और कास्त्रो परिवार के एक सदस्य को निशाना बनाया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये कदम क्यूबा सरकार के राजस्व स्रोतों और हानिकारक गतिविधियों को वित्त पोषित करने वाली संस्थाओं पर रोक लगाने के लिए है। प्रतिबंधों में ग्रुपो डी एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्रेसरियल SA से जुड़ी 3 इकाइयां भी शामिल हैं, जिसे क्यूबा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यूरोप के 26 देश हीट वेव की चपेट में हैं। फ्रांस, स्पेन, इटली और ब्रिटेन समेत 14 देशों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं फ्रांस में गर्मी के कारण अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन ने बताया कि गर्मी से राहत पाने के लिए नदियों, झीलों और नहरों में उतरने के दौरान पिछले कुछ दिनों में 40 लोगों की डूबकर और 18 लोगों की गर्मी में लू के कारण मौत हो गई। यूरोप के ज्यादातर देशों में हीट वेव के कारण तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। फ्रांस में इबोला का पहला मामला सामने आया है। संक्रमित व्यक्ति एक डॉक्टर है जो हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से लौटे थे। वहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर होता जा रहा है। DRC में अब तक 277 मौतें और 1094 मामलों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। WHO के अनुसार 387 लोग क्वारंटीन में हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक दरगाह पर गेट पार करने की कोशिश में मची भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत 80 लोग घायल हो गए। ये घटना पिछले रविवार को लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर पाकपट्टन शहर में हजरत बाबा फरीदगंज शकर के 784वें उर्स के दौरान हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सरकारी वाहन के काफिले को निकालने के लिए जब मजार का मुख्य द्वार खोला गया तो हजारों श्रद्धालुओं ने भीतर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद भगदड़ मच गई।